हेलो बच्चों, मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो हमने ऑलरेडी एक मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, एंगल, साथ में यहीं पे अपने बेसिक लॉगरिथम, बेसिक अलजेब्रा और ग्राफ्स स्टार्ट ऑलरेडी हमने कर रखे थे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ मैथमेटिकल टूल्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप ये सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक है, आप वहाँ से भी इनको चेक कर सकते हैं। तो ग्राफ्स की क्लासेज में हमने इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर ग्राफ्स के हो रखे हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल और इलिप्स की बात हमने कर ली है। आज की इस क्लास में हम रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला और कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काफी सारे रिलेशन इसके हमको मिलते रहते हैं। हाँ भाई, तो फिफ्थ ग्राफ स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ भाई, सबसे पहले तो इसकी जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो हमको क्वेश्चन में कई बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन मिलते हैं। जैसे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, या y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है -x के। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x को इधर लेके जाओगे तो x इंटू वाई प्रोपोर्शनल 1, मतलब यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू नेगेटिव कॉन्स्टेंट। तो ये दोनों ही इक्वेशन जो हैं वो सेपरेटली हमारे पास टू डिफरेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी आपको y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x टाइप का रिलेशन मिल जाए, या एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का रिलेशन मिल जाए, ये सेम कहानी नेगेटिव में हो जाए, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ y और x की पावर 1 ही है हमारे पास। ऐसे नहीं कि आप बोल दो कि y प्रोपोर्शनल सा 1/x² है, तो यहाँ पर भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा रिलेशन आ गया कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। हाँ, नो डाउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, बट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, क्योंकि x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1 होगी यहाँ पर। जैसे कुछ एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूँ, आपसे कह दिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिस्टेंस में -r के साथ, तो बताइए U और आप में r में कैसा रिलेशन आएगा। तो नो डाउट कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, वो भी नेगेटिव में, तो ये सेकंड टाइप का हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। U की जगह अगर मैं y ले लूँ और r की जगह अगर मैं x ले लूँ, तो ये सेकंड वैरायटी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। क्लियर? ऐसे अगर मैं बात करूँ, यहीं पे आपसे बोल दिया मान लो कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के, बताओ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा क्या? वीडियो पॉज करके ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा या नहीं। बहुत बढ़िया, देखिए जरा। तो यहाँ पे f की जगह अगर मैं y ले लूँ और r की जगह अगर मैं x ले लूँ, तो y प्रोपोर्शनल 1/x² है। अगर ये x होता है यहाँ पर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है, x की पावर डबल हो गई, तो दिस इज नॉट द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, फर्दर के एग्जाम्पल की बात करूँ, जरूरी नहीं है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से दिखा है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट बोल सकता है। आपसे कह दिया कि प्रेशर और वॉल्यूम दो अलग अलग वेरिएबल है और इनका प्रोडक्ट है कुछ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है कुछ। बताइए किस चीज़ के, कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा? तो p की पावर भी 1, v की पावर भी 1, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट जैसा हो गया। या ऐसी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि p इक्वल टू हो जाएगा कॉन्स्टेंट अपॉन v, मतलब p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो ये फर्स्ट टाइप का हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अपन को आइडेंटिफाई करना। इस तरह के बहुत से रिलेशन मिलने वाले हैं अपन को, जहाँ अपन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, वो आता है 2k λ/r। लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, अपन पढ़ेंगे आगे चल के 12th के सिलेबस में।
तो आपको यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ वेरिएशन देखा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ कैसा ग्राफ आएगा, तो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर कि ए जो है वो आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या बोल दो ई इंटू आर का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल है 1, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा पॉजिटिव। तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिनोट करता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से भी देख सकते हो। तो दिस विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उम्मीद है समझ में आ गया हो कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात आती है कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो मैं दोनों ही ग्राफ्स की शेप के रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ। इधर तो ले लेते हैं एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट या वाई प्रोपोर्शनल 1/x, और इधर अपन बात कर लेते हैं सेकंड वैरायटी वाला हमारा एक्स वाई इक्वल टू नेगेटिव कॉन्स्टेंट या वाई प्रोपोर्शनल -1/x। तो पहले फर्स्ट वैरायटी देखना। हाँ भाई, यहाँ देखते हैं। तो देखो इसमें यहाँ अगर बात करूं मैं, तो जब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो 1 पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब x और y दोनों सेम साइन के होंगे। तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो दोनों सेम साइन के होंगे, मतलब सेम साइन के होंगे, तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड एक्स भी नेगेटिव वाई भी एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड ग्राफ क्वाड्रेंट में बनने वाला है। फर्दर अगर हम बात करें तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर x की वैल्यू इंक्रीज कराएं, डिनोमीटर अगर बढ़ेगा तो y की वैल्यू घटेगी हमारे पास, x अगर इंक्रीज होगा तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। x अगर पॉजिटिव में इंक्रीज होगा तो y पॉजिटिव में डिक्रीज होगा, x अगर नेगेटिव में इंक्रीज होगा तो y की वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज होगी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, तो देखो x को तो यहाँ से ओरिजिन से अगर मैं राइट की तरफ जाऊँ तो x तो पॉजिटिव में बढ़ेगा, बट y पॉजिटिव में घटने वाला ग्राफ आएगा। तो इसका ग्राफ आता है कुछ इस तरह की शेप का। ये कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करता। क्यों नहीं टच करता, क्योंकि ये वाई जीरो कब होगा, ऐसे देख लो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई इन्फिनिटी पर टच करेगा, और इन्फिनिटी मतलब कहीं भी टच नहीं करेगा, ऐसे बहुत ऊपर तक जाता जाएगा ये पॉइंट। सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो क्या आएगा, तो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पर वाई वाई 1/इन्फिनिटी से जीरो होगा। तो एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे और जब इन्फिनिटी कर दोगे तब जाके इन्फिनिटी पे कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से डिक्रीज होने वाला ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी सेम तरह की शेप आ जाएगी हमारे पास इस तरीके की। क्लियर। तो यहाँ पर कैसे याद रख सकते हो, x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, तो x बढ़ने पे y घट रहा है, तो इस तरह से डिक्रीजिंग वाला ग्राफ आ गया हमारे पास। ये आया फर्स्ट और थर्ड में। अगले की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव, तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे। जब x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें अगर x पॉजिटिव में बढ़ेगा तो y नेगेटिव में घटेगा। तो कुल मिला के ये कहानी होने वाली है, सेम शेप आएगी, ग्राफ आ जाएगा सेकंड और फोर्थ में। ये ग्राफ देखो ऐसे नहीं है कि एल शेप बना दिया तुमने, एल शेप नहीं है, इस तरीके से कर्व्ड ग्राफ है, बस ये टच नहीं करेगा कहीं भी एक्स वाई एक्सिस को। क्लियर है। तो ये शेप आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तुम याद कैसे रख सकते हो, मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रेट लाइन में कि स्ट्रेट लाइन के स्लोप के रिगार्डिंग हल्का से याद रखने का तरीका बताया था कि स्लोप जब पॉजिटिव होता था तो लाइन जाती थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, और जब स्लोप नेगेटिव होता था स्ट्रेट लाइन का तो उसका ग्राफ आता था सेकंड की तरफ। ऐसे याद रख सकते हो। जब प्रोपोर्शनलिटी जो है वो पॉजिटिव में होगी तो फर्स्ट वाले की तरफ बनेंगे, फर्स्ट के अल्टरनेट में, और जब नेगेटिव के साथ होगी तो सेकंड के अल्टरनेट में बनेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कीजिए, फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ भाई, देखिए जरा कुछ एग्जाम्पल। आपसे बोल दिया कि फोर्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है -g m1 m2/r, और यहाँ m1 m2 कांस्टेंट मास है, कांस्टेंट मासेज हैं।
और जी तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। तो कुल मिला के अगर ध्यान से देखूं तो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r। ग्राफ अपन ने ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस कर लिए है, आपको आइडिया लग ही गया कैसे इनको ड्रॉ करना है, शेप कैसी आएगी। तो वीडियो पॉज करके ज़रा ट्राई कीजिए और बताइए इसका ग्राफ कैसा आएगा। यू आर ग्राफ ड्रॉ कीजिए। हाँ भाई, चलिए फिर मैच करना अपना आंसर। देखो, आंसर मैच करके जितने लोगों का आंसर सही हो ना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि इतने बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है, इतने लोगों को बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से। चलिए फिर ट्राई करते हैं। तो देखो, यू वाई पर है तो यू की जगह तो मैं लिख लेता हूँ वाई, और आर एक्स पे तो इसकी जगह लिख देता हूँ एक्स। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कि भाई ग्राफ कौन सी इक्वेशन का बनेगा, है कि नहीं, इस इक्वेशन का कौन सा ग्राफ बनेगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास एक्स के, वो भी नेगेटिव में, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसमें भी नेगेटिव प्रोपोर्शनलिटी है। नेगेटिव मतलब सेकंड की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ आना चाहिए इस तरीके का। उम्मीद है सबका सही होगा। क्लियर। अब ये तो मैथ के हिसाब से आ गया। अब फिजिक्स के हिसाब से जब अपन पढ़ेंगे ना, तो जब ग्रेविटेशन में अपन पढ़ेंगे कि ये जो आर है ना, ये डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ओरिजिन से लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव आ गया, तो ये वाला ग्राफ अपन को हटाना पड़ेगा। तो केवल इतना ही ग्राफ हमारा आंसर बचेगा। फिलहाल मेरा पर्पज केवल शेप ड्रॉ करवाना है, तो अगर आपने शेप यहाँ तक अगर बना ली है तो बस इतना सिखाना था मेरे को, इतना आपने सही से समझ लिया। एक क्वेश्चन और ट्राई करते। आपसे बोला है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका ग्राफ बनाना है, जहां पी है प्रेशर और वी है वॉल्यूम। अब यहाँ मैं तुम्हें खुद ही गिवन कर देता हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ना तो प्रेशर कभी नेगेटिव होता है, ना वॉल्यूम कभी नेगेटिव होता है। ये भी हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। मतलब पी वी इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट टाइप का रिलेशन है। अब आप फिजिक्स को भी कंसिडर करते हुए पी वी ग्राफ ड्रॉ कीजिए। वीडियो पॉज करके ड्रॉ कीजिए। हाँ भाई, देखिए जरा अपना आंसर मैच करना। तो यहाँ पे P तो है हमारे पास, P की जगह मैं Y लिख लूँ और V की जगह X लिख लेता हूँ। ये दोनों ही पॉजिटिव होते तो इनका प्रोडक्ट भी पक्का पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा, तो Y प्रोपोर्शनल 1/x का ग्राफ हो गया है। तो ये पॉजिटिव प्रोपोर्शनलिटी के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है हमारे पास। तो मैं कहूँगा इसका ग्राफ आएगा फर्स्ट वाले की तरफ और थर्ड वाले की तरफ। बट अपन को पता है प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही नेगेटिव नहीं होते, तो नेगेटिव ग्राफ हट जाएगा, केवल इतना आएगा। तो उम्मीद है सभी लोगों का सही हो गए। ठीक, ये हमारे मेजर मेजर 5 ग्राफ जो थे वो हो गए। अब यहीं पे अपन कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स की भी बात करेंगे। देखिए जरा, जैसे इसी से समझा देता हूँ मैं, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास, पी जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/v के। पी प्रोपोर्शनल है 1/v के। अगर इसकी बजाय ये प्रोपोर्शनल हो जाए 1/v² के, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ भी जैसे हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनाया, बिल्कुल वैसे ही हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। देखिए जरा कैसे। तो देखो, वॉल्यूम भी हमेशा पॉजिटिव होता है और प्रेशर भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दोनों की ये वैल्यू ही पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हैं, तो ये ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाएगा तो डिनोमीटर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी शेप जो है हमारे पास काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी ही दिखेगी। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से प्रेशर डिक्रीज होते 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 फाइनली वी की इन्फिनिटी वैल्यू पर जीरो को टच करने की टेंडेंसी होगी इसकी।
ठीक है। अब इसकी शेप देखने में बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसी हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी ही होना चाहिए। तो शेप ऐसी आएगी, बट नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे अगर आपको यहीं पे कहे तो मान लो कि P प्रोपोर्शनल है 1/b⁴ के, तो भी सेम ही सिनेरियो होगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे, डिनोमीटर बढ़ता जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, तो इसी तरह की शेप आती जाएगी। क्लियर? तो खास खतरनाक चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस काम में लिया है मैंने इसको ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। अब जब हम केटीजी और थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस आएगा, वहाँ इस तरह की ग्राफ्स अपन को बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने इनको यही बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए फिर कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा ग्राफ्स, वैसे तो मेन मेन ग्राफ जो थे ऑलरेडी हमारे पास वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ बता रहा हूँ जिनकी जरूरत हमको कई जगह पड़ जाती है। इसमें हम पहला ग्राफ ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ ले रहे हैं। जिसमें फर्स्ट एक्स्ट्रा ग्राफ है y इक्वल टू ई की पावर x, कि y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ जो है हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ई वैसे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, ई के रिगार्डिंग क्या है। ये जो ई है हमारे पास, दैट इज लॉगरिदमिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.72। याद है क्या, लॉगरिदम में भी पढ़ाया हुआ हमने। ये क्या होता है, लॉगरिदमिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2.72। तो ये एक तरह से इसको लगभग अगर मैं 3 बोल तो 3 की पावर x जैसी टर्म हो गई हमारे पास। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा समझना। बेसिकली मैं इसकी हेल्प से ना तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूं कि किसी भी रैंडम इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से y का वेरिएशन देखते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ ओरिजिन से। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y हो जाएगा e की पावर 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 होती है 1, मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करूं, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव में इंक्रीज कराई जाए तो क्या होगा। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव में इंक्रीज कराई जाए तो e की पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो वाई भी बढ़ेगा। जैसे ई की पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा लगभग, ई की स्क्वायर 9, ई क्यूब हमारे पास 27, इस तरीके से वाई भी बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब एक्स अगर पॉजिटिव में बढ़ेगा तो वाई भी पॉजिटिव में इंक्रीज होगा। सिमिलरली एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव में इंक्रीज की जाएगी तो क्या होगा, तो पावर नेगेटिव में बढ़ेगी। पावर नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले ई की पावर हो गई मान लो -1, फिर इसको लिख दूँ 1/e, ए की पावर -1, ए की पावर -2 लिख दूंगा 1/e², ए की पावर -3 लिख दूंगा 1/e³। अब ध्यान से देखो तो जैसे जैसे नेगेटिव में पावर बढ़ रही है, नेगेटिव में पावर बढ़ रही है इसमें, तो डिनोमीटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। डिनोमीटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई नेगेटिव में पावर बढ़ाने पे वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी। और ध्यान से देखें तो किसी भी चीज पॉजिटिव नंबर की पावर अगर मैं कुछ भी पावर रख दूं, पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी रख दी जाए तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो हो क्या रहा है हमारे पास कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू i1, मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 रही होगी यहाँ। फिर x पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव में बढ़ती हुई जाएगी और इन्फिनिटी तक बढ़ती रहेगी। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है ना। फिर जब x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी तो y घटता जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके, माइनस इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो को अप्रोच करेगा। x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती गई तो y की वैल्यू घटती गई, कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये इसको टच करेगा। रियलिटी में कहीं टच नहीं करेगा। इन्फिनिटी पे टच करने का मतलब है कहीं टच नहीं करना। चलिए कॉपी कीजिए इसे। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड ग्राफ है इस तरीके का। यू
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, जरा वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। हाँ भाई देखना, तो इसमें भी अगर जब मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये बन जाएगा y इक्वल टू ई की पावर 0 मतलब 1। तो ये ग्राफ भी x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी दे रहा है हमको, 1 दे रहा है, मतलब ये भी यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद जब x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी तो y इक्वल टू बोला जाएगा e की पावर माइनस पावर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पावर क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर पॉजिटिव। अब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव में, सॉरी हाँ साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, दोबारा देखना क्या किया मैंने। x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव में रखूंगा, जैसे ऐसे समझ लीजिए आप, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, पहले e की x की जगह 1 रखा तो ये बन जाएगा e की पावर -1, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। फिर 2 रखोगे तो e की पावर -2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/e तो पॉजिटिव में बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू 1 में बढ़ रही है। पॉजिटिव में अगर x इंक्रीज करोगे तो वैल्यू 1 में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखना हमारे डिनोमीटर इंक्रीज हो रहा है, 3 करोगे x की वैल्यू जैसे 3 रखोगे तो ये बन जाएगा e क्यूब। तो डिनोमीटर बढ़ रहा है मतलब y की वैल्यू घटेगी पॉजिटिव में। तो x पॉजिटिव में बढ़ाने पे y की वैल्यू पॉजिटिव में घट रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन है पावर का। सिमिलरली अगर x की वैल्यू नेगेटिव में लें और बढ़ाएं तो क्या होगा, अगर नेगेटिव में बढ़ाओगे तो पहले -1 रखोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस इंटू -1 बन जाएगा +1। फिर जब -2 रखोगे तो ये बन जाएगा +2, -3 रखोगे तो ये बन जाएगा +3। तो x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ाने में देखो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है प्लस में, ठीक है। अब इसके ग्राफ की अगर बात करूँ तो ड्रॉ करते देखो, x इक्वल टू 0 पे हमारे पास 1 को कट किया, x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ाऊंगा तो यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव में अब घटना स्टार्ट होगा, तो पॉजिटिव में घटने लगेगी इस तरीके से, इन्फिनिटी हो जाकर 0 को टच करेगी। और नेगेटिव में बढ़ाऊंगा तो पॉजिटिव में बढ़ेगी, तो नेगेटिव में बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती हुई जाएगी, इस तरह का। कुल मिला के ऐसे देख सकते हो, जैसे तुमने x की जगह -x रखा तो y एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज बन गई, कि जैसा काम y के राइट में था वो इसमें हो गया लेफ्ट में, जैसा लेफ्ट में था वो हो गया राइट में। ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर तुम किसी भी ग्राफ में x की जगह -x रखोगे तो y एक्सिस के हिसाब से मिरर इमेज बन जाती है। क्या कह रहा हूँ, अगर अपन को x को रिप्लेस करना है -x से तो ये y के अलॉन्ग मिरर इमेज बनेगी, या y एक्सिस को अगर मिरर मान लो तो सेम तरह का सिनेरियो। ऐसे ही अगर y की जगह -y रखोगे तो x एक्सिस में मिरर इमेज बन जाती है। खैर इतनी ज़्यादा अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपने स्ट्रेट लाइन बनाना ऑलरेडी आता है। अगर आपसे बोला जाए y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स की स्ट्रेट लाइन ये बनती है हमारे पास, ओरिजिन से पास होने वाली, जीरो इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप। अगर इसकी जगह y इक्वल टू -x रखा जाए तो देखो x की जगह -x रख देते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, स्लोप हो गया नेगेटिव, स्लोप हो गया नेगेटिव और इंटरसेप्ट 0 है, तो ये इस तरह के सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाने वाली लाइन बन जाएगी। तुम अगर ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली ये, अगर मैं y के अलॉन्ग मिरर रख दूं तो जो राइट में था वो लेफ्ट में बन गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में बन गया, तो ये y एक्सिस के हिसाब से मिरर इमेज ही हो गई। यही मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक एक्सपोनेंशियल ग्राफ समझ में आ गया होगा। यहीं अगर फर्दर अपन बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू लॉग एक्स, इसका ग्राफ कैसा आता है। तो आप चाहो तो इनकी हल्की सी शेप याद भी रख सकते हो, क्योंकि नॉन मेडिकल का जो बच्चा है, इंजीनियरिंग का जो बच्चा है, वो डिटेल में इनको मैथ में पढ़ेगा। मेडिकल के बच्चे को इतने ज़्यादा काम में नहीं आएंगे, तो चाहो तो इन ग्राफ्स की शेप भी याद रख सकता है, बट फिर भी मैं ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ कि कैसे मैथमेटिकल इनको ड्रॉ किया जाता है। तो y इक्वल टू लॉग एक्स की बात करते हैं, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं y और यहाँ ले लेता हूँ x। तो देखो लॉग के अंदर कभी भी चीज़ें नेगेटिव में नहीं होती, मतलब इसमें जो भी वैल्यू रखी जाएंगी हमेशा x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही रखी जाएगी। लॉग के अंदर जो भी चीज़ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब ग्राफ हमेशा फर्स्ट और फोर्थ की तरफ ही आएगा। और तुम्हें अगर याद हो तो जब x की वैल्यू 1 होती थी तो log 1 कितना होता था, 0। जैसे जैसे x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और बढ़ाएंगे
1 से ज़्यादा 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो ये बनता जाएगा log 2, log 3, log 4, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैं कहूँगा y भी बढ़ता जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे तो y हो गया 0। अब x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ती हुई जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। अब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, है तो पॉजिटिव, देखो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अब ये लेस देन 1 हो और घटाऊं मैं इसको, कि लेस देन 1 हो, 1 से करूं 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, इस तरीके से करता जाऊं। तो ऐसे केस में क्या होता है हमारे पास, समझते हैं जरा, देखो कि अगर 1 से कम और घटाएं, तो 1 से कम मैं ले लेता हूँ इसको y इक्वल टू लॉग 1/2, और घटाते हैं log 1/4, और घटाते हैं log 1/8। इसको क्या लिख सकता हूँ, log m अपॉन n को लिख सकते हैं log m माइनस log n। अब log 1 तो 0 होता है, तो दिस विल बिकम माइनस log 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में ऑलरेडी देखो लॉगरिथम में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जिस भी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके, मैथमेटिकल टूल्स की प्लेलिस्ट में जाके बेसिक लॉगरिथम आप वहां से देख सकते हो। ऐसे log 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, log 1 माइनस log 4, इसको लिख सकते हैं माइनस log 8। अब अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जैसे x की वैल्यू 1 से कम करता जा रहा हूँ मैं, जैसे x की वैल्यू 1 से कम घटाता हुआ जा रहा हूँ, डिक्रीज करता हुआ जा रहा हूँ, तो माइनस में log की वैल्यू बढ़ रही है। माइनस में वैल्यू बढ़ रही है हमारे पास, मतलब y जो है वो माइनस में बढ़ रहा है, या बोल दो घट रहा है। घट रहा है क्या कहता हूँ, या बोल देता हूँ माइनस में बढ़ रहा है। चलिए, तो फर्दर अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो 1 पे तो 0 है, 1 के आगे x की वैल्यू बढ़ने पे y बढ़ रहा है, और 1 के कम होने पर, 1 से कम जब वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है, तो नेगेटिव में बढ़ाने के लिए इस तरह का ग्राफ आएगा। और अंदर ये लॉग के कभी 0 होता नहीं है, तो फाइनली घटते घटते माइनस इन्फिनिटी को टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाके कहीं। तो ये बेसिकली इस तरह का ग्राफ आ रहा है। क्लियर। हालांकि ये अपन को कहीं काम नहीं आने वाला ज़्यादा, इतने ग्राफ्स अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो उसमें जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ बता रहा हूँ कि कहीं भूले भटके मिल जाए तो आप को ये चीज़ कुछ अजीब सी ना लगे। कॉपी कर लीजिए इसे भी। हाँ भाई, अब सुनिए, अब जो ग्राफ बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ग्राफ में बताने वाला हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, लगभग हर चैप्टर में ही ये काम आने वाले हैं आपको। साइन थीटा और कोस थीटा के ग्राफ जो है वो लगभग हर चैप्टर में ही काम में आएंगे। तो इनको कैसे ड्रॉ करते हैं ये याद रख लेना भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ साइन थीटा की, और इसी के साथ में अपन कॉस की बात कर लेंगे। तो साइन के लिए फोर्थ ग्राफ है y इक्वल टू साइन थीटा का, और इसको मैं थीटा के साथ ही बना लेता हूँ। ऐसे ही फिफ्थ हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ। इसमें थीटा शुरुआत में लेते हैं 0, फिर मैं पाई के टर्म्स में लिख दूँ। डिग्री रेडियन कन्वर्टर मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में अगेन एंगल नाम से प्लेलिस्ट में, ठीक है, एंगल नाम से एक वीडियो है ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स में, उसे आप देख सकते हैं। तो 0, 90 को मैं बोल देता हूँ π/2, देन 180 को पाई, देन 3π/2, 2 पाई, π/2 ऐड करता हुआ जा रहा हूँ बस मैं, 5π/2, 3 पाई, इस तरह से। ऐसे पीछे नेगेटिव में भी आ सकती है वैल्यू। यहाँ -π/2। यहाँ बात कर लेते हैं हम कॉस की। हाँ भाई, और जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 होती है। साइन थीटा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो और आपका 1 से ज़्यादा या -1 से कम आ गया तो डेफिनेटली आपने गलत कैलकुलेशन कर ली है।
देखिए, तो साइन थीटा की वैल्यू भी हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में होती है और कॉस थीटा भी हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाऊँ थीटा के साथ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम -1 आएगी। ये पूरा ग्राफ जो है वो इस +1 और -1 के बीच में ही घूमता रहेगा पूरा का पूरा ग्राफ। सेम यहाँ पर कॉस भी +1 से लेके -1 के बीच में घूमता रहेगा पूरा ग्राफ। फिर से कह रहा हूँ, अभी जो ये चीज़ बता रहा हूँ लगभग हर चैप्टर में खूब अमाउंट में काम आने वाला है। अब इनकी शेप कैसी आएगी, तो साइन और कॉस दोनों की शेप वेव्स की तरह आती है। शार्प पॉइंट नहीं होते इसमें, कि नुकीले पॉइंट नहीं, इस तरीके से वेव्स की फॉर्म में आती है। वेव कहाँ से स्टार्ट हुई वो वैल्यू से देखते हैं। तो साइन थीटा अगर तुम्हें याद हो तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू 1। साइन 180 की वैल्यू निकाल भी सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, 0। साइन 270 की वैल्यू -1। फिर 360 पे फिर से 0 हो जाती है और -90 पर -1। तो इसकी जो वेव आती है वो स्टार्ट होती है जी ओरिजिन से। इस तरह का साइन का ग्राफ आता है। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हो, दोनों ही वेव की तरह होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 है तो 0 से वेव स्टार्ट होगी। यही बात अगर मैं कॉस में करूं तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1, तो इसमें वेव +1 से स्टार्ट होगी। फिर कॉस 90 होता है 0, तो इसमें आएगा हमारे पास इस तरह का वेव। कॉस 180 हो जाएगा -1, 3π/2 पे फिर 0, 2π पे +1, 5π/2 पे फिर 0, 3π पे -1, इस तरीके से। -π/2 फिर 0। तो इसलिए याद रख सकते हैं अपन कि साइन की वेव 0 से स्टार्ट होगी और कॉस की वेव +1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे बोलता है कि भाई अगर मान लो, एक बार पहले वीडियो कुछ करके इसे कॉपी कर लो ध्यान से, फिर थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में। कॉपी कर लीजिए इसे, हो गया। देखें जरा, अगर इसी में आपसे बोलता है कि नहीं वाई इक्वल टू साइन थीटा की जगह माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनाओ, तो क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो साइन सेम इसी तरह से स्टार्ट करना है। साइन थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0। अब साइन 90 की वैल्यू तो होती है 1, 90 पे ग्राफ कैसा आएगा देखना। साइन 90 की वैल्यू तो हो गई 1, मतलब साइन π/2 की वैल्यू तो हो गई 1, माइनस ऑलरेडी है तो यह -1 आ जाएगा, तो ये वेव नीचे से स्टार्ट होगी। समझ में आ गया। ऐसे अगर y इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कि कॉस थीटा के कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, तो 0 पे क्या वैल्यू आएगी देखना। आप कुल मिला के इनिशियल पॉइंट ढूंढना है आपको। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस से मल्टीपल होकर आ जाएगा -1, तो ये वेव नीचे से स्टार्ट हो जाएगी -1 से। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं पर इनकी वैल्यू के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है ना, यहाँ पर 0, पाई, 2π, 3π, मतलब जब पाई का फुल मल्टीपल ना, इंटीजर मल्टीपल, 0π, 2π, 3π, n π, इन सब पे 0 होती है। और π/2 का जो मल्टीपल है, π/2, 3π/2, 5π/2, इन पे 1 और -1 आती है। सिमिलरली यहाँ देखूँ तो कॉस की वैल्यू 0, पाई, 2π, 3π, इन पे +1 या -1 आती है। और π/2 वाली टर्म्स है, π/2, 3π/2, इन पे 0 हो जाती है। मतलब ऊपर अगर तुम ध्यान से देखो तो जहाँ साइन मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पर साइन की वैल्यू +1 या -1 हो रही है, वहाँ पर कॉस की वैल्यू जो है वो 0 है।
और जहाँ पर साइन की वैल्यू 0 हो रही है वहाँ कॉस की वैल्यू +1 या -1 है। ठीक है, यही एक चीज़। और अगर मैं बात करूँ तो तुम अगर इसमें रिपीटेशन देख पाओ, अगर मैं इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट को, अगर स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लिया जाए तो यहाँ से साइन वेव ड्रॉ होने लगी और यहाँ से फिर से इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो साइन वेव है हमारे पास, देखो इस तरह से फिर से बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। कितने एंगल के बाद रिपीट कर रही है? 0 से अगर अपन देखें तो 2π एंगल के बाद। आप चाहो तो कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, π/2 वाला ले लो। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन वेव कंटिन्यू चलती गई और यहाँ जाके पूरी हो गई, फिर से यहाँ रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। इस तरीके से वेव फिर इस तरीके से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। तो हर बार ध्यान से अगर तुम देखो तो हर 2π के गैप पे 5/2 में से π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2π आ जाएगा हमारे पास। तो हर 2π के गैप में अपने आप को रिपीट कर रही है, मतलब इसका जो रिपीटेशन एंगल है वो है हमारे पास 2π। रिपीटेशन एंगल कितना है? 2π। सिमिलरली आप कॉस के लिए भी देख सकते हो, इसको बेसिकली मैथ के टर्म्स में अपन टाइम पीरियड कहते हैं कि हर 2π के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा। ऐसी कॉस की अगर बात करूं तो कॉस 0 की वैल्यू है +1 और फिर से 1 आ रही है हमारे पास 2π पर। यह भी अपने आप को हर 2π के बाद में रिपीट करेगा। अब इसका मतलब क्या है? मतलब आपसे कह दिया जाए कि साइन थीटा +2π ±2π कुछ भी कर दे तो साइन थीटा की वैल्यू वही होगी जो साइन थीटा की वैल्यू वही होगी जो साइन थीटा +2π +4π +6π की होगी। तो एंगल में 2π ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे साइन थीटा की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली कॉस में भी एंगल में 2π ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं जस्ट 2π कह रहा हूँ, आप चाहो तो इसमें 4π भी ले लो, 2 बार रिपीटेशन के बाद में भी सेम ही कहानी आएगी। तो 2π प्लस माइनस कर दो, +-4π कर दो, +-6π कर दो, उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से समझते क्या कहना चाह रहा हूँ। आपसे बोल दे कि साइन π/2 +2π की वैल्यू बताइए, तो लॉजिकली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखो 2π ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो साइन π/2 की है, मतलब 1। जरा डायग्राम से देखते हैं, तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5π/2। तो साइन 5π/2 की वैल्यू वही है जो साइन π/2 की है। तो क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का हमारे पास रिपीटेशन एंगल 2π है, तो हर 2π के बाद में अपनी सेम वैल्यू को अचीव करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोगों को ये बेसिक ग्राफ जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। आज की क्लास में हमने एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझा है, कैसे इसकी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। साथ में हमने कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से मिलते जुलते अलग पावर्स के ग्राफ देख लिए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ देख लिए, लॉगरिथमिक ग्राफ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ देख लिए। हमको बस इतने ही ग्राफ पढ़ने थे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथमेटिकल टूल्स में जितने भी वीडियो हैं उन सब की ऑलरेडी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी भी वीडियो की उसकी लिंक भी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हमको इसमें कई तरह की प्रैक्टिस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको टेलीग्राम पे ही मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो गुड लक सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।